नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये आपके आरआरबी, एनटीपीसी और जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, जितने भी आरआरबी से रिलेटेड एग्जाम होंगे उन सभी के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान का जो स्पीडी पब्लिकेशन है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास में यह है भौतिक विज्ञान। आज की क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान के प्रश्न करेंगे और भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न होंगे ये वन लाइनर फॉर्म में होंगे और ये दो पार्ट में आएंगे। इसके दो पार्ट आएंगे। तो ये आपका पार्ट नंबर, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे और अगला जो होगा उसमें पार्ट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। मतलब एक तरह से देखेंगे तो आपके जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न वन लाइनर, वो आपके दो पार्ट में कोशिश करेंगे कि सभी कंप्लीट हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान के आज जो हमारा टॉपिक है इसको कंप्लीट करने के लिए। और सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे सामान्य विज्ञान और भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है आपको यहाँ पे, जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहा जाता है। यहाँ पे आपको परिभाषा के तौर पर देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेता है असंतुलित बल किसे कहा जाता है, तो जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता उसे असंतुलित बल कहते हैं और जिस बल का परिणामी शून्य होता है उसे संतुलित बल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार क्या होता है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से इधर, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में एक दूसरे की तरफ यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया होगी। जैसे मान लीजिए इधर को आप फोर्स लगाते हैं तो दूसरे साइड से भी उतना ही फोर्स लगेगा। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। और ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है। अगला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा। अगला है अभिकेंद्रीय बल। क्या होता है अभिकेंद्रीय बल? यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि केंद्र की ओर लगने वाला बल। अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल। तो यह अभिकेंद्रीय बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बात करेंगे। यह जो है इसमें प्रतिक्रिया जो बल है यह वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगाता है। इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल और यह केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो झूला, आप जो गोल गोल झूला घूमता है तो उसमें राउंड अप करके तो इसमें बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अगला है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। याद रखिएगा। कपड़ा सुखाने की जो मशीन है तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत पर कार्य करती है। मान लीजिए जैसे अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगने वाला बल, तो यह कपड़ा सुखाने की जो मशीन है यह कपड़ों क्या करती है? बाहर की ओर ढकेलती है। इसी तरह दूध से जब मक्खन निकालने वाली मशीन है वो जब घूमती है तो जो मक्खन होता है उसको बाहर की दीवारों पर, मतलब वो जो बाहर की ओर एक फोर्स लगाती है उस मक्खन में, और वो मक्खन जो है एक जिस भी बर्तन होता है, जिस बर्तन में उसको रखा जाता है मक्खन को, उसके दीवारों से बार बार टकराता है। और ये अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? किसी भी एक अक्ष के परितः यानी कि चारों ओर घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। साथियों, इस क्लास का एक मेन उद्देश्य है कि आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है, या तो आप अगर शॉर्ट टर्म में सारी परिभाषाओं को एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, या तो अभी तक नहीं पढ़ा तो 1 से 2 बार देख करके इन सभी परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। यही इस क्लास का मेन उद्देश्य है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है यह न्यूटन इंटू मीटर होता है। आपसे बलाघूर्ण के सदिश राशि है, अदिश राशि है, बलाघूर्ण के मात्रक, ये सभी राशियों के मात्रक जरूर आप पढ़ के जाएंगे।
इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार वह है बल होता है जिससे पृथ्वी के उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। मान लीजिए कोई भी पिंड है, उसका भार है और भार उसका वह बल होता है जिसके द्वारा या जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जैसे पृथ्वी पर जो भार मान लीजिए 60 किलोग्राम का हमें प्रतीत होता है, वही अगर चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका भार हमें और भी कम प्रतीत होगा। जैसे कि 1/6 10 किलोग्राम ही चंद्रमा पर उसका भार हमें प्रतीत होगा। यह किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसके कार्य होना समझा जाता है। मान लीजिए कार्य की परिभाषा आप जानते हैं कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यह जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। अगला प्रश्न, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो यह शक्ति कहलाती है। शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। कार्य W/T मतलब कार्य बटे समय। और जबकि कार्य करने की जो क्षमता है इसे ऊर्जा कहा जाता है। याद रखिए, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की जो दर है इसको शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक, दोनों का मात्रक सेम होता है, जूल। जबकि शक्ति का जो मात्रक है यह होता है वाट। ये जरूर याद रखिएगा। ऊर्जा, ऊंचाई पर स्थित वस्तु जो है स्प्रिंग या बांध बनाकर रोके गए जल आदि में क्या होती है? तो यह स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे होती है। मान लीजिए ऊंचाई पर स्थित कोई एक वस्तु हो, मान लीजिए कोई एक वस्तु है जिसको एक रोक करके रखा गया है एक जगह पर। कोई मान लीजिए स्प्रिंग है जिसको दबा करके रखा गया है, या बांध बनाकर रोके गए जो जल है, इन सभी में यह क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न रहती है। ठीक है, जब भी इन्हें हम छोड़ते हैं तो बहुत तेजी से यह जो है अपने जो इनकी जो मूल अवस्था होती है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगला है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो ये भी आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। आप देखेंगे कि जैसे कोई भी एक छोटी सी कार लेंगे जिसमें आप चाबी भर सकते हैं, तो एक चाबी वाली जो कार होती है उसको आप जितनी बार चाबी घुमाएंगे और जब चाबी को छोड़ेंगे तो वो जिस स्थिति से मतलब उस स्थिति में गई है पहले की स्थिति में फिर से आने का प्रयास करेगी, और वही पहले जो आने की स्थिति तक आने में जो भी ऊर्जा उसमें हम लगाए हैं वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में वहां पे संचित हो जाती है और बाद में वही फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उम्मीद है हमारे द्वारा समझाए जा रहे जो भी प्रयास है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट हो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? इसके अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को क्या करते हैं? तो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो प्रकाश ऊर्जा तो हम रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। आप देखेंगे प्रकाश ऊर्जा, और प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं सौर सेल के माध्यम से। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है। इसे हम पलायन वेग कहते हैं और यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग होता है। इस वेग से अगर हम कोई भी वस्तु को पृथ्वी से फेंकते हैं ऊपर की ओर तो यह उस पृथ्वी के जो मतलब पृथ्वी से यह पिंड या कोई भी जो भी वस्तु हम फेंकेंगे वह पलायन कर जाएगी। इसी को हम पलायन वेग कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का 1/6 गुना, यानी कि जी का मान मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुना होता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप सभी साथियों को समझ में आया होगा और क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगे और बताइएगा आप जो ये वीडियो है इसी वीडियो के आधार पर हमें मालूम चलेगा कि आपका प्यार कैसा रहा, और इसमें कम से कम आप 100 लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इसमें 100 लाइक्स होते हैं
तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर के आएंगे, जो कि पार्ट नंबर 2 होगा, और उसमें जितने भी बचे हुए टॉपिक्स और जितनी भी बची हुई परिभाषाएं होंगी इंपॉर्टेंट, वो भी उनमें कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे। क्वेश्चन है आपका, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? यह चाल कहलाती है। मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? यह वेग कहलाती है। आपने देखा होगा स्पीड, वेग, वेग क्या कहलाता है? तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा आपका वेग। अगला है, सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है और इसमें दिशा नहीं होती है। चाल एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि वेग की बात करेंगे तो वेग एक वेक्टर राशि है, यानी कि सदिश राशि है, याद रखिएगा। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि विस्थापन एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है। यहाँ पे दे रहा है कि वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन की जो दर है, इसको विस्थापन कहलाता है। अगला है, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। यानी कि तय की गई जो दूरी है यह शून्य नहीं होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये एक पॉइंट है जिसको आप एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये कि क्या विस्थापन को शून्य माना जा सकता है? तो यस, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। अगर दूरी चली गई है तो कुछ ना कुछ तो चली गई होगी। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न है आपका, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं, याद रखेंगे। त्वरण और विस्थापन दोनों ही कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां। अभी आपको बताया कि विस्थापन एक सदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण भी यहाँ पे एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, और वेग से देखिए, आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, जितनी भी सदिश राशियां हैं, अगर सदिश राशियों से कोई भी दूसरी राशि बनेगी तो वो भी हमेशा सदिश राशि होगी, याद रखिएगा। जैसे वेग से त्वरण बनता है, तो वेग सदिश राशि है, तो त्वरण भी आपका क्या होगा? सदिश राशि ही होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील, और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। इसका क्या कारण है? कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसका क्या कारण होता है? यह जड़त्व का नियम होता है। अर्थात वह जो बाहरी वातावरण होता है उसमें जो है बल का विरोध करता है, इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। यह न्यूटन के प्रथम गति का नियम है, यही होता है। ठीक है, अगला है विराम के जड़त्व। यहाँ पे विराम का जड़त्व भी दिया हुआ है कि विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। अर्थात जो जैसा है वो वैसा ही रहना पसंद करता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है और वो मतलब अचानक जैसे रुकी हुई है और वो अचानक से चलेगी, तो आप लोग पीछे की ओर झुक जाते हो, तो वो क्या होता है? विराम का जड़त्व होता है। गति का जड़त्व की बात करेंगे तो गति के जड़त्व, ये न्यूटन के प्रथम नियम ही चल रहा है, याद रखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम है। गति के जड़त्व की बात करेंगे तो गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका बॉडी बैलेंस है ना, तो बॉडी का जो निचला हिस्सा है वो तो स्थिर रहता है, गतिशील रहता है, मतलब वो तो अपना बैलेंस तुरंत संभाल लेता है। लेकिन जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, आपने देखा होगा कि जो आपका जो आधा ऊपरी हिस्सा जो होता है वह आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वो गतिशील रहता है, वो तुरंत बैलेंस नहीं बना पाता अपना, तो इसलिए भी यह गति का जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। जो बल की परिभाषा है यह हमें न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होती है। बल क्या है? तो बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है और यह लाने की चेष्टा करता है। कहने का तात्पर्य है कि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित कर सकते हैं या उसकी
अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं या उसके अवस्था परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, वो क्या होता है? बल होता है। मान लीजिए कि कोई एक पत्थर है, अगर आप वो मतलब अगर पत्थर छोटा है या आप इतने कैपेबल हैं, इतने योग्य हैं कि आप उसे उठा पाएँ, तो आप उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देंगे। मान लीजिए कोई एक चट्टान है, मान लीजिए कि कोई एक चट्टान है, भारी भरकम एक चट्टान है, और अगर आप उस पे कोई भी एक बल लगाएँगे, यहाँ से कोई भी आप यहाँ पे एक बल लगाते हैं, तो आप इस पे कुछ भी नहीं लगा पाएँगे। यहाँ पे कितना भी आप फोर्स लगाएँ, आप यहाँ पे नहीं कुछ कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि चट्टान का जो है जो चट्टान है उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लेकिन आपने क्या करा? यह लाने की चेष्टा करता है, उसकी आपने बल लगा रहे हैं ना, लेकिन वो भले उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप उसमें चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो आप बल लगा रहे हैं, ये होता है बल। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? इसे कोणीय वेग कहते हैं। यह कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है और इसे कोणीय वेग को ओमेगा से भी प्रदर्शित करते हैं। अगला है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। यह इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन के जो प्रथम नियम है, इसको हम गैलीलियो के नियम या गैलीलियो के जो नियम है, इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल, मान लीजिए कोई किसी वस्तु की मात्रा m और वेग v, m इंटू वी, इसके गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे, याद रखिएगा। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और त्वरण की दिशा जो है बल की दिशा में ही होती है। तो याद रखिएगा, यह आपका द्वितीय नियम था न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे, तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग, इंपल्स कहते हैं या आवेग कहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि सौर मंडल के लिए जो पलायन वेग है यह होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, तथा चंद्रमा का जो पलायन वेग है यह 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे तीनों के पलायन वेग दिए हुए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले, अगर पृथ्वी का हो, सूर्य का हो, पृथ्वी का 11.2 और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, सूर्य का है आपका 42 किलोमीटर पर सेकंड, और चंद्रमा की बात करेंगे तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये इनके पलायन वेग हैं। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है, यानी कि समान होता है, तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। याद रखिएगा, यह कैसे दिखाई देता है? यह पृथ्वी के समान स्थिर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम क्या है? स्वस्थ यह रहेगा, मतलब मौसम साफ रहेगा। यह हमेशा इसको प्रदर्शित करता है, सूचित करता है। अगला है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं? गोलाकार, तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालते समय इसके केस आपस में सटे रहते हैं। यह किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। केशिकत्व, ये बहुत बार पूछा गया है, दोनों ये लगातार पूछे गए हैं। केशिकत्व की बात करेंगे, कैपिलैरिटी, ये होता है केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर उठता है या चढ़ता है। आपने डिब्बी देखा होगा गाँव में, उसमें भी सेम कारण है। और केशिकत्व की बात करेंगे तो अगर आप किशमिश एक अच्छा उदाहरण है। किशमिश अगर आप पानी में डुबोते हैं, रात में भिगो देते हैं, और सुबह देखेंगे तो उसमें केशिकत्व की क्रिया के कारण ही उसमें अंदर पानी भर जाता है, जल भर जाता है। ये केशिकत्व का ही कारण है। ठीक है। अगला है, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व के कारण होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, अच्छा उदाहरण है ब्लॉटिंग पेपर। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होती हैं, जबकि प्रकाश तरंगे की बात करेंगे तो यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और ध्वनि तरंगे आपके अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला है, आवृत्ति को हर्ट्ज HZ से
मापा जाता है? ध्वनि का वेग की बात करेंगे। ध्वनि का वेग होता है हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में होता है 1483 मीटर प्रति सेकंड तथा लोहे की बात करेंगे, लोहे में सर्वाधिक होता है 5130 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। ध्वनि का जो वेग होता है इसमें दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। किसका प्रभाव पड़ता है? आवृत्ति का प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है, याद रखिएगा। ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की जो स्पीड है, यह तरंग दैर्घ्य एवं आयाम इन दोनों पर भी निर्भर नहीं करती है, याद रखेंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की जो आवृत्ति है यह नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, अभी जो एग्जाम हो चुके हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, मतलब इन्हें सुना नहीं जा सकता। तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज यहाँ पे दिया हुआ है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है, मतलब सुन सकता है लेकिन बहुत क्लियरिटी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे नहीं सुन सकते, ये आप बोल सकते हैं। सॉरी, हाँ ये एकदम सही है, सुन सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज जो होता है यह सुन सकता है, एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज कुत्ता बिल्ली एवं चमगादड़ की बात करेंगे तो यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं, यह आप याद रखेंगे। ये इनका प्रमुख कारण होता है, मतलब जितने भी कुत्ता बिल्ली चमगादड़ होते हैं यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला है, लोलक का आवर्तकाल लोलक के किस में निर्भर करता है? लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो लोलक का आवर्तकाल है यह लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, याद रखेंगे। लोलक की लंबाई पर यह निर्भर करता है। अगला है, कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। मान लीजिए कोई भी आप ध्वनि सुनते हो तो उसका प्रभाव 1/10 सेकंड तक कान में रहता है। और एक क्वेश्चन है आपका, CP - CV = R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। मेयर सूत्र क्या कहते हैं? CP - CV = R, यह मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। और आज हमारा ये पार्ट 1 है, इसके सभी जितने भी पार्ट आएंगे, पार्ट 1 या पार्ट 2, आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है और आगे जितने भी, मतलब एक तरह से पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 ही लेकर के आए, कोशिश करेंगे कि अब जितने भी पार्ट में, ये बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत ज़्यादा वीडियो भी बड़ा ना हो और आप लोगों को देखने में आसानी हो, 1 से 2 बार आप रिवाइज भी कर सकें। तो ऐसा ही हम लेके आएंगे और एक फिर लास्ट में इसका एक कंपाइलेशन वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आपका पूरा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर साथियों पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। और सभी साथी इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।